हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग 1909 का अधिनियम को पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1861 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखेंगे कि 1861 के अधिनियम में सबसे पहले कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। किसकी विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है और कुल सदस्य कितने हो जाते हैं? तो 5 हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखेंगे कि वायसराय के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति का अधिकार। तो एक चीज़ ये जानेंगे कि इस समय यानी कि 1861 के समय में जो है वायसराय कौन था। तो इस समय कौन था? तो कैनिंग था। और कैनिंग का कार्यकाल कितना था? तो 1856 से लेकर के 1862 तक कैनिंग जो है वो वायसराय रहता है। ये चीज़ें हो गई। तो इसमें ये कम से कम 6 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था वायसराय, और अधिक से अधिक 12 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था इस एक्ट के तहत। इसके बाद है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिला था, लेकिन वो 6 महीने के लिए वैध था, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट्स पे आते हैं। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये 2 प्रेसिडेंसी को जो है वो कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार प्राप्त, पुनः इसको वापस मिल गया। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे 1861 के अधिनियम के तहत। इसके बाद हम लोग 1892 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हुई उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी क्या, पुनः वायसराय को सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मिला। इसके तहत हम लोगों ने भी देखा कि कम से कम 6 1861 के अधिनियम में था और अधिक से अधिक 12। इसमें कितना वृद्धि हुआ? तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य की नियुक्ति करने का वायसराय को अधिकार प्राप्त हुआ 1892 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहली बार निर्वाचन पद्धति जो है उसको सीमित रूप से स्वीकार किया गया 1892 के अधिनियम के तहत। इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि सदस्यों को विभिन्न मामलों में, जैसे कि प्रश्न पूछने का विचार है ना, प्रश्न पूछने का हो या फिर पूरक प्रश्न पूछने का, उसको क्या मिला? तो अधिकार मिला। एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भी जो है वो इसी अधिनियम के तहत दिया गया भारतीयों के द्वारा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स इससे भी बनते थे। तो एक बार हम लोगों ने इसको रिकॉल किया। और आज के इस वीडियो में हम लोग 1909 का अधिनियम, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत पहली बार विधान मंडलों में क्या हुआ? तो चुनाव का प्रावधान किया गया। और हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं यहाँ पे, देखिए 1892 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि निर्वाचन पद्धति का सीमित रूप से इसमें स्वीकार किया गया। और इसमें क्या हुआ कि चुनाव का प्रावधान किया गया अच्छे तरीके से। सेकेंड पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। तो 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत होती है, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया, यानी कि रिजर्व सीट। और सिख को 1919 में मिला और 1935 में भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन को ये चीज़ आरक्षित सीटें मिली। इसके बाद क्या है, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कितना था? तो 1905 से लेकर के 1910 तक लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था। इसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 16 से कितना कर दिया गया? तो 16 से 60 कर दिया गया। और सार्वजनिक विषयों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हालांकि बजट पर मत देने का अधिकार अभी भी यहाँ जो है वो नहीं मिला। ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद है पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय, इनका क्या नाम था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति होती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे 1909 के अधिनियम के तहत, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा और समझा।
इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।